हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे राइट्स। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ राइट्स, देन फीचर्स, एंड आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, जिसको हम काइंड्स और टाइप भी कहते हैं। राइट्स को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? जो राइट्स हैं इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: नेचुरल राइट्स, मॉरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड द लीगल राइट्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? जो राइट्स हमको नेचर ने दिए हैं। जब स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी तो पहले इंसान कहाँ रहता था? इन द स्टेट ऑफ नेचर। जो भी राइट नेचर ने दिए हैं हम उसको कहते हैं नेचुरल राइट्स। जैसे जॉन लॉक थे, वो कह रहे थे हम पहले स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमने नेचुरल स्टेट की बात की थी। तो जो भी राइट्स हमको नेचर दे रहा है, नेचर ने जो कुछ भी दिया है वो नेचुरल राइट में इंक्लूड होगा। पहले के टाइम में क्या था? मैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए अगर मुझे किसी को मारना पड़े मैं उसको मार भी सकती हूँ। ये मेरा क्या था? नेचुरल राइट था। लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी में ये राइट एप्लीकेबल नहीं है। तो जो नेचुरल राइट थे वो नेचर स्टेज में ही एप्लीकेबल थे, लेकिन आज की मॉडर्न स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स कौन से हैं? जो मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, हम उनको कहते हैं मॉरल राइट्स। जैसे हम कहते हैं हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। जब वो ओल्ड एज में होंगे तब उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ये हमारे मॉरल राइट्स हैं। ये तो नहीं होना चाहिए कि हमको उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये राइट्स कैसे हैं? जो मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है, जो सोसाइटी की स्मूथ वर्किंग के लिए जरूरी है, हम उनको कहते हैं मॉरल राइट्स। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए जाते हैं, जिसकी प्रोटेक्शन जुडिशरी खुद करती है। ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्टेट के सिटीजन्स को दिए हैं। दैट्स व्हाई वी सेड इट दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमारे देश में हमको 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। हमें इक्वालिटी का राइट दिया गया है। वी ऑल इक्वल। हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। कास्ट, क्रीड, रेस के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके लिए आर्टिकल 14 to 18 ये प्रोविजन देती है कि हम हर जगह इक्वल हैं, हमारे साथ इक्वालिटी का बिहेव होगा। जब भी गवर्नमेंट की कोई पोस्ट निकलती है तभी हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी। देन राइट टू फ्रीडम। हमें फ्रीडम दी गई है। मैं जहां चाहूं मैं जा सकती हूँ, मैं फ्रीडम से कहीं भी घूम सकती हूँ। मुझको कास्ट के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। मुझे ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस पब्लिक ऑफिस में, ये पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते। मेरे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 19 to 22 हमें राइट टू फ्रीडम देता है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई मेरी एक्सप्लॉयटेशन करेगा उसके अगेंस्ट मुझे आवाज उठाने का हक है। तो मेरे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे माइनिंग का काम नहीं कराना चाहिए। ये क्या होगी? उसकी एक्सप्लॉयटेशन होगी। तो उसको राइट है कि वो अपने अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कोर्ट तक जा सकता है। एक वुमन है, वुमन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जा सकती। मुझे सरकार ये राइट देती है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24 जी मुझे राइट देता है अगेंस्ट माय एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। मैं कोई भी रिलीजन की हूँ, किसी भी रिलीजन को मानूं, जब अपने रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मेरा स्टेट, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है। मुझे रिलीजियस फ्रीडम की राइट है। मैं अपनी रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाहती हूँ, उसकी वर्शिप करना चाहती हूँ, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मुझे रिलीजियस फ्रीडम दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मुझे क्या दी गई है? रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट दिए गए हैं
आर्टिकल 29 टू 30। ये क्या है, मेरी पुरानी ट्रेडिशंस है, मेरा कल्चर है, मैं उस कल्चर को अडॉप्ट कर रही हूँ। कोई पर्सन ये नहीं कह सकता आज की मॉडर्न सोसाइटी में ये कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। मेरे जो कल्चर है मैं उसको अडॉप्ट कर सकती हूँ, मान सकती हूँ, मैं जैसे वर्शिप करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मुझे कल्चरल राइट दिए गए हैं और कोर्ट मेरे कल्चर की प्रोटेक्शन करता है, मेरे कल्चर के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कह सकता। एंड मुझे एजुकेशन राइट दिया गया है। अब हम कहते हैं 14 ईयर्स तक सबको प्राइमरी एजुकेशन मिलनी जरूरी है। जी हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया है कि हमें एजुकेशन लेने का अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते कोई स्कूल है, इस स्कूल में इस कास्ट के लोग आकर एजुकेशन नहीं गेट कर सकते। हम सब इक्वल है इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो हमें कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। एंड लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट दिया गया। जी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर मेरे अगेंस्ट कुछ भी गलत होता है, मेरे राइट के अगेंस्ट कुछ होता है, मेरी एक्सप्लॉयटेशन होती है, मैं कोर्ट में जा सकती हूँ, मैं कोर्ट में रिट डाल सकती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट दिया गया है आर्टिकल 32 टू 35। सो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज से ही हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है इसकी प्रोटेक्शन होती है। जो 31 था आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, पहले जी हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन आज के टाइम में जी फंडामेंटल राइट नहीं रहा, जी हमारा इकोनॉमिक राइट बन चुका है। सो इसको हमने आर्टिकल 44 से डिलीट कर दिया। तो जी हमारा क्या बन गया अब इकोनॉमिक राइट और द लीगल राइट। ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो एक देश की सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आफ्टर दैट आते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स कौन से होते हैं, जिसको लीगली सैंक्शन किया जाता है, जिसको हमारी स्टेट हमें प्रोवाइड कराती है। ये राइट लीगली दिए गए हैं। जो लीगल राइट्स हैं ये 3 तरीके हैं, सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड द पॉलिटिकल राइट्स। फर्स्ट वन करते हैं हम इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक का मीनिंग मेरी वर्क से रिलेटेड, मेरी वेल्थ से रिलेटेड, मेरे काम करने की कंडीशन से रिलेटेड। सो इकोनॉमिक राइट्स में हम जब कहते हैं बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, इसके लिए मुझे राइट होना चाहिए कि मैं काम कर सकूं। फर्स्ट वन इज राइट टू वर्क। मैं कौन सा काम करना है ये मेरी अपनी चॉइस है, इसके लिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको यही काम करना पड़ेगा। जैसे हम वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, हमारे देश में सदियों पहले वर्ण सिस्टम चलता था, जो एक फादर का काम था बेटे को वही काम करना पड़ता था। बेटा अपने वंश के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकता था, लेकिन हमारा स्टेट वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट है, हमने इसको खत्म कर दिया। हम कोई भी काम कर सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो काम कर सकती हूँ। तो हम कौन सा वर्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस। एक पर्सन को राइट दिया गया है कि वो अपनी चॉइस का कोई भी काम कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू एडुकेट वेजेस। हमें राइट दिया गया है कि मुझे एडुकेट वेजेस मिल सके। मैं सारा दिन काम करती हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेजेस मिलनी चाहिए कि मैं अपने बेसिक नीड्स को कम से कम फुलफिल कर सकूं। तो एडुकेट वेजेस मिलना भी मेरा राइट बनता है। सो स्टेट फिक्सेस द मिनिमम वेजेस। स्टेट जो मिनिमम वेज फिक्स करती है वो मिनिमम वेजेस से मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। ये मेरा फंडामेंटल नहीं, ये मेरा इकोनॉमिक और द लीगल राइट है कि मैं इसके लिए बोल सकूं कि मुझे एडुकेट और सफिशिएंट वेजेस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी। मुझे प्रॉपर्टी का राइट चाहिए। पहले जी मेरा फंडामेंटल राइट था, अब जी मेरा इकोनॉमिक राइट बन चुका है। वैसे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी होना नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, स्टेट की होनी चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी क्या करती है, सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए हमारा देश राइट टू प्रॉपर्टी एक इकोनॉमिक राइट बना रहा है। नेक्स्ट इज राइट टू रेस्ट एंड लेजर। मैं सारा दिन नहीं काम कर सकती, मेरे काम करने के टाइम है उसको फिक्स करना चाहिए। कोई मैं मशीन थोड़ी हूँ जो हर टाइम काम कर सकती हूँ। अगर मेरा एंटरप्रेन्योर, मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहे आपको 20 आवर्स वर्क करना है, तो ये तो गलत होगा। इसके लिए सरकार ने मुझे एक राइट दिया है, राइट टू रेस्ट एंड लीजर। मैं मांग सकती हूँ कि मुझे फ्री रहने का राइट है, मुझे वीक में एक दिन रेस्ट का राइट होना चाहिए। सो गवर्नमेंट फिक्स था लिमिटेड आवर्स, वर्किंग टाइम को फिक्स करती है कि आप एक लेबर से, एक एम्प्लॉय से कितने घंटे काम करवा सकते हो। नेक्स्ट इज
राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मुझे इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मैं स्टेट से डिमांड कर सकती हूँ कि अगर मैं ओल्ड एज में चली गई, आज के टाइम में ओल्ड एज में अपनी बेसिक नीड्स कैसे फुलफिल करूंगी, तो सरकार मुझे जैसे ओल्ड एज पेंशन देती है, जो मेरा राइट है। इलनेस में बीमार होगी, इसके लिए सरकार मुझे एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, ये भी मेरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। इस तरह सरकार मुझे इकोनॉमिक राइट्स भी देती है। आफ्टर दैट लास्ट वन इज राइट टू फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क। सरकार क्या करती है कि टाइम करने के घंटे हैं, वर्किंग आवर्स है, इसको फिक्स करती है, क्योंकि एक इंसान कोई वर्किंग मशीन नहीं है, इसीलिए उसके काम करने के टाइम को फिक्स किया गया है। अगर इसका एम्प्लॉयर उससे ज्यादा काम करवाता है तो उसके लिए उसको ज्यादा वेजेस भी पे करनी पड़ेंगी। फॉर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क ही पेड टू एक्स्ट्रा वेजेस। तो ये क्या किया गया है, मुझे इकोनॉमिक राइट्स दिए गए हैं। अब हम करते हैं सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स। नाउ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं ये हमारी लीगल राइट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। फर्स्ट वन इज सिविल राइट्स, फर्स्ट वन इज राइट टू लाइफ। मुझे राइट टू लाइफ मिला है, ये मेरा क्या है, एक बेसिक राइट है। इसके बिना मेरे सारे राइट्स का कोई मीन नहीं बनता। अगर कोई मुझ पर हमला करता है तो मैं सेल्फ डिफेंस में मैं भी काउंटर एक्शन कर सकती हूँ, तो मुझे सेल्फ डिफेंस का राइट दिया गया है। सो हम ये कहते हैं कि एक ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए सिविल राइट्स बहुत जरूरी है। सिविल राइट्स होते कौन से हैं, जो एक पर्सन की सोसाइटी में रहने के लिए उसकी सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो राइट टू लाइफ, देन राइट टू फैमिली, मैं अपनी फैमिली फॉर्म कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी से मैरिज करा सकती हूँ, अपनी फैमिली बना सकती हूँ, मुझे ये सरकार राइट देती है। देन राइट टू पर्सनल फ्रीडम, मुझे पर्सनल फ्रीडम का भी राइट दिया गया है, मैं काम भी कर सकती हूँ और मुझे रेस्ट का भी राइट है। मैं पर्सनल टाइम में कुछ भी करूँ, इसके लिए भी सरकार मुझे पर्सनल फ्रीडम देती है। देन राइट टू एजुकेशन, अगर हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहलाना चाहते हैं, हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा, तो सरकार मुझे एजुकेशन का राइट भी देती है। देन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम मेरी सोसाइटी में रहने के लिए मेरे रिलीजियस मैटर के साथ बिलोंग करती है। मैं किस धर्म से हूँ, अपनी धर्म की ट्रेडिशंस को मानना चाहती हूँ, उसको प्रोपोगेट करना चाहती हूँ, तो सरकार मुझे ये रिलीजियस फ्रीडम भी प्रोवाइड करा दिया। देन राइट टू इक्वालिटी, हम ये कहते हैं हम सब इक्वल हैं, तो मुझे ये सिविल राइट दिया गया है कि सरकार हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। हम सोसाइटी में ऑल आर इक्वल, हमारे साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट क्रेड के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर हम इक्वल होंगे तभी हमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, हम अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकेंगे। हम चाहते हैं हम अपनी डेवलपमेंट करें, लेकिन डेवलपमेंट के लिए पहले हमें ये भी कहना होगा कि हम इक्वल हैं, आपको वो सब फैसिलिटीज दी जा रही हैं जिससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, हम ये कहते हैं हमें बोलने का राइट है, राइट टू स्पीक। अगर मुझे बोलने का राइट ना दिया जाए, क्या मैं सोसाइटी में रह सकती हूँ? एक बात के बिना, कन्वर्सेशन के बिना क्या सोसाइटी चल पाएगी? मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये फ्रीडम दी जानी चाहिए कि मैं अपने थॉट को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकूं, पब्लिक ओपिनियन बना सकूं। इसके लिए सरकार मुझे फ्रीडम देती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड द एक्सप्रेशन, क्योंकि डेमोक्रेसी तो हम लोगों की सरकार है, हमारे लिए है। हम जो कहेंगे वो ही किया जाएगा, वो ही माना जाएगा, वो ही पॉलिसीज लाई जाएंगी। इसीलिए हमें राइट दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड द एक्सप्रेशन। हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी बना सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी जाऊं, किसी विलेज में रहूं, किसी स्टेट में रहूं या अब्रॉड जाऊं, तो सरकार मुझे फ्रीडम देती है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अपनी स्टेट में कहीं भी घूम सकती हूँ। मुझे ये नहीं है कि आप जिस एरिया में पैदा हुए हो आपको वहीं रहना पड़ेगा। सरकार मुझे फ्रीडम देती है मूवमेंट की, मैं कहीं भी रह सकती हूँ, तो मुझे ये फ्रीडम दी गई है। राइट टू प्रेस, आज के टाइम में सोशल मीडिया के बिना हम फ्रीडम की बात नहीं मान सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हम फ्रीडम मिली है। सो राइट टू प्रेस,
अगर मेरे साथ कुछ होता है मैं मीडिया में बता सकती हूँ, मीडिया में अपनी सोच करेक्ट कर सकती हूँ, मैं अपने एक्सप्रेशन को बता सकती हूँ। तो हम मीडिया, न्यूज़पेपर, बुक्स में अपने व्यूज बता सकते हैं। और आज के टाइम में हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर की बात करते हैं, उसमें भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो मुझे प्रेस की फ्रीडम दी गई है। नेक्स्ट इज राइट टू सिक्योर जस्टिस। अगर मेरे साथ कुछ इनजस्ट होगा तो इसके लिए मैं कोर्ट जा सकती हूँ। मुझे फ्रीडम दी गई है कि मैं अपने लिए, अपनी जस्टिस के लिए आवाज उठा सकूं। मुझे भी सिक्योरिटी दी गई है, मुझे भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो सरकार मुझे जी राइट देती है, राइट टू सिक्योर जस्टिस फॉर माई डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। हम एसोसिएशंस बना सकते हैं। कैसे एसोसिएशंस? हम पर्सनल लेवल पर एसोसिएशंस बना सकते हैं, अपने कल्चर से रिलेटेड। स्टूडेंट लेवल पर स्टूडेंट की एसोसिएशंस बनती हैं। हम मर्चेंट बेस पर अपने व्यापारियों की एसोसिएशन बना लेते हैं, वुमेन अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं। तो हम सोसाइटी में कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। तो जी मुझे फ्रीडम दी गई है, अगर हम एसोसिएशन बनाना चाहें तो सरकार मुझे पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही, सरकार मुझको फ्रीडम दे रही है। सो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। देन राइट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहूँ, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, किसी पर्सन के बीच भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन के बीच भी हो सकता है, ट्रेडर्स के बीच भी हो सकता है। तो मुझे जो फ्रीडम दी गई है, मैं अपने बिजनेस में, अपने ट्रेड में, इंडस्ट्रीज में, पर्सनल लेवल पर किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ। तो सरकार मुझे ये फ्रीडम देती है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम इन डोमेस्टिक मैटर्स। मेरे घर के अपने मैटर्स हैं, उसमें सरकार मुझे फ्रीडम देती है। लेकिन ये नहीं है इस फ्रीडम के साथ मैं अपने घर के मेंबर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करनी स्टार्ट कर दूं। डोमेस्टिक वायलेंस का राइट नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रीडम दी गई है। मैं अपने घर में जैसे चाहूं वैसे रह सकती हूँ, मुझको डोमेस्टिक फ्रीडम दी गई है। तो ये डोमेस्टिक फ्रीडम मेरी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं मलेशिया में अलाउ नहीं किया गया कि मैन लॉन्ग हेयर रख सकते हैं। अगर मैं चाहूं, जहां पर अगर हमारे सोसाइटी के मैन चाहे लॉन्ग हेयर रखना तो वो रख सकते हैं। हमारे जहां कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जे क्या डोमेस्टिक मैटर्स में मुझे फ्रीडम दी गई है। तो जे क्या होगी सिविल राइट्स। इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल राइट्स। जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो क्या होते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मैं भी चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करूं। एक स्टेट कैसे वर्किंग करती है, मुझको भी राइट मिलना चाहिए। तो पॉलिटिकल राइट क्या होते हैं? जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन के लिए दिए गए हैं। तो ये मेरे हो गए पॉलिटिकल राइट्स। फर्स्ट वन इज राइट टू वोट। हमारे देश में क्या किया गया है? अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर हम सबको फ्रीडम दी गई है कि हम अपनी वोट को कास्ट कर सकते हैं। जो पर्सन 18 इयर्स एंड उससे अबव है उसको राइट टू वोट दिया गया है। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अगर मैं रूलर बनना चाहूं तो मुझे राइट दिया गया है कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हूँ, मैं इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ, मैं इलेक्शन जीत सकती हूँ, अपने इलेक्शन के लिए प्रोपोगेट कर सकती हूँ। सरकार मुझको फ्रीडम देती है कि अगर आप किसी पर्सन से खुश नहीं हो, एमपी एमएलए से खुश नहीं हो, अगर आप एमपी एमएलए बनना चाहते हो आप बन सकते हो, मैं इलेक्शन में लड़ सकती हूँ, मुझे ये पॉलिटिकल राइट दिया गया है। नेक्स्ट राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। इसका मीनिंग क्या है? कि मुझे राइट दिया गया है कि मैं पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकती हूँ। हम जुडिशरी में, एग्जेक्टिव में, लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मैं कोई भी ऑफिस होल्ड कर सकती हूँ। जी मुझे पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई है, राइट दिए गए हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशंस। मैं पॉलिटिकल पार्टीज को बना सकती हूँ। अगर मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी एग्जिस्टेड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं मैच करती तो मैं नई पॉलिटिकल पार्टी बना सकती हूँ, मैं एसोसिएशंस भी बना सकती हूँ। तो मुझे जो पॉलिटिकल राइट दिया गया है। राइट टू पिटीशन। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं इसके लिए पिटीशन भी दाखिल करवा सकती हूँ। नेक्स्ट इज राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में है उसकी कोई पॉलिसीज है मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे लगता है इस पॉलिसी से मेरा वेलफेयर नहीं होगा, तो मुझे राइट है कि मैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, उसके एक्ट को क्रिटिसाइज भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज राइट टू प्रोटेक्शन इन अदर कंट्रीज। अगर मैं किसी और कंट्री में मूव करूं, क्योंकि मुझे फ्रीडम दी गई है राइट टू मूवमेंट।
अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में चली जाऊं तो उस कंट्री में भी सरकार मुझे प्रोटेक्शन देगी, मेरे अगेंस्ट कुछ गलत ना हो, सरकार मुझे प्रोटेक्शन देती है। हमारे देश की एम्बेसीज होती हैं, जिस कंट्री में मैं हूँ अगर मुझे कोई फ्रीडम ना मिले, मेरे साथ कुछ गलत हो, तो मैं एम्बेसी में जाकर प्रोटेक्शन की डिमांड भी कर सकती हूँ। सो राइट टू प्रोटेक्शन इन अदर कंट्रीज। एंड लास्ट वन इज राइट टू इंफॉर्मेशन। सरकार की पॉलिसीज हैं, सरकार के काम है, इसके लिए मुझे नॉलेज होनी चाहिए। मैं सरकार से डिमांड करती हूँ आप जो काम करो इसके लिए कितने एक्सपेंडिचर है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ पर खर्च किया, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और मुझे इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन भी दी गई है। तो ये हो गए मेरे राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सिविल राइट्स, ये मेरे लीगल राइट्स हैं जिसको एक स्टेट प्रोवाइड कराती है। तो ये थे हमारे राइट्स जो एक ह्यूमन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।